सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर, गर्दन और रीढ़ एक समअवस्था में रखकर बैठें। न झुककर बैठें, न तनकर बैठें, सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नादरूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करें। दोनों हाथ परस्पर जोड़ें। लंबे गहरी श्वास भर लें। पलकें बंद ही रहने दें। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। आती जाती वायु के स्पर्श नासिका छिद्रों पर अनुभव कर लें। आने वाली श्वास को आते हुए और जाने वाली प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आने वाली श्वास के स्पर्श भिन्न है, जाने वाली प्रश्वास के स्पर्श भिन्न है। आने वाली प्रत्येक श्वास के साथ देह में वायु के विस्तार को प्रवेश से गंतव्य तक, नासिका से कोशिका तक पूरे मार्ग पर विद्युतीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। लौटने वाली प्रत्येक प्रश्वास के साथ देह से वायु के निस्तार को देह में वायु के उद्गम से निर्गम तक, कोशिका से नासिका तक पूरे मार्ग पर विपरीत दिशा से चुंबकीय तरंगों की तरह बहते हुए प्रत्यक्ष कर लें। आने वाली प्रत्येक श्वास कुछ इस प्रकार देह के कण कण में व्याप्त होती जा रही है, रोम रोम में समाती जा रही है, अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गई है, मानो यह समूची देह वायु से परिपूर्ण होती जा रही। और लौटने वाली वायु देह के उसी गहनतम तल से, एक एक कण कण से, एक एक रोम छिद्र से, एक एक अणु परमाणु से, हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश से कुछ इस कदर निर्गमन करती चली जा रही है, मानो यह समूची देह पूर्णतया वायु से रिक्त होती जा रही। एक पल जब श्वास अंदर आ रही है तो देह पर परिपूर्णता की अनुभूति दे रही है, किंतु अगले ही पल जब प्रश्वास बाहर चली जा रही है तो यह देह पर विपरीत अनुभूति, रिक्तता का आभास दे रही है। ये दोनों
एक दूसरे से विपरीत अनुभूतियाँ आने वाली श्वास के साथ अनुभव में आ रही है परिपूर्णता, तो जाने वाली प्रश्वास के साथ अनुभव में आ रही है रिक्तता। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह परिपूर्णता अपने चरम बिंदु तक अनुभव हो रही है और उसी प्रकार अपने सहज प्रवाह में बहते हुए यह रिक्तता भी अपने चरम बिंदु तक अनुभव हो रही है। परिपूर्ण श्वास, परिपूर्ण प्रश्वास, आती जाती वायु के इन प्रवाहों का, इनके वेग का, गति का अध्ययन करने के लिए अब श्वासों के साथ गिनती का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, मन ही मन गिनती गिनना शुरू करें। सहज प्रवाहित वायु, सतत प्रवाहित वायु धारा प्रवाह वेग से, निर्बाध गति से, निष्प्रयत्न भाव से बहकर अंदर चली आ रही है और यह फेफड़ों को परिपूर्ण करती जा रही है। यह परिपूर्णता अपने सहज प्रवाह में बहते हुए चरम बिंदु तक पहुंच जाए, तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दिशा बदल रही, गिनती बदल दें। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव, किंतु दिशा विपरीत। और अब उत्तरोत्तर यह बाहर जा रही वायु फेफड़ों को रिक्त करती जा रही है। अपने सहज प्रवाह में बहते हुए रिक्तता भी अपने चरम बिंदु तक पहुंच गई, तब तक गिनती चले। चरम बिंदु पर पुनः पुनः प्रवाह की दिशा बदल रही है, पुनः पुनः गिनती बदले। आने वाली श्वास के साथ पृथक गिनती गिने तो जाने वाली प्रश्वास के साथ पृथक गिनती, पृथक पृथक गिनती के द्वारा इन दोनों अवस्थाओं में लगने वाले समय का पृथक पृथक अनुमान लगा लें। आने वाली श्वास कितने समय में अंदर आ रही है और उस अनुपात में जाने वाली प्रश्वास कितने समय में बाहर जा रही है, भली भांति जांच ले, परख ले, परीक्षण कर ले। इन दोनों अवस्थाओं के बीच परस्पर समय के अनुपातिक संबंध को जान लें। यही हमारी स्वाभाविक श्वसन लय है। अपनी स्वाभाविक श्वसन लय को पहचाने। अब इस स्वाभाविक श्वसन लय में एक परिवर्तन, एक रूपांतरण इस प्रकार घटित करना है कि श्वासों की यह लय 1 और 2 में बदल जाए, यह अनुपात 1 और 2 में रूपांतरित हो जाए। यानी जितना समय श्वास को आने में लग रहा है उससे 2 गुना समय प्रश्वास को निकलने में लगने लग जाए। और इस उद्देश्य के लिए अब हम अपनी प्रश्वास को ध्यान दें। केवल और केवल प्रश्वास यानी श्वास बाहर जाने की क्रिया को कुछ इस प्रकार संस्कारित करेंगे। प्रशिक्षित, संयमित, नियंत्रित, नियमित और मंद करेंगे कि वह उत्तरोत्तर आने वाली श्वास की तुलना में मंद पड़ती जाए और मंद होते होते, मंद होते होते, मंद होते होते यह इतनी धीमी हो जाए कि आने वाली हर स्वाभाविक श्वास की तुलना में जाने वाली हर स्वाभाविक प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकलने लगे। तो अगले ही क्षण जैसे ही नासा छिद्रों पर वायु के प्रवेश का वह प्रथम स्पर्श पुनः अनुभव हो, पुनः मन ही मन गिनते गिनना शुरू। वही सहज प्रवाह, वही धारा प्रवाह वेग, वही निर्बाध गति, वही निष्प्रयत्न भाव और वही परिपूर्णता का चरम बिंदु। जितनी गिनती हुई है ठीक 2 गुना गिनती का लक्ष्य रखें। जैसे ही प्रश्वास निकलनी प्रारंभ हो, अपनी आत्मचेतना का एक अंकुश, एक नियंत्रण प्रश्वास की गति पर लगा दें। एक लगाम इस कुशलता से कस दें कि प्रवाह सतत निरंतर धारा प्रवाह जारी रहते हुए भी नियंत्रित और मंद रहे। ध्यान रहे रुक रुक कर टुकड़ों टुकड़ों में श्वास न निकले, वरन एक तेल की धार की तरह
धारा प्रवाह बहती प्रश्वास नियंत्रित और मंद गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराएं। आने वाली हर श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास नियंत्रित, अनुशासित, मंद और धारा प्रवाह गति से बहते हुए 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार यही प्रयोग दोहराते जाएं। गिनती चाहे हर बार बदलती है तो बदल जाने दें, किंतु अनुपात न बदले। हर आने वाली श्वास की तुलना में अगली जाने वाली प्रश्वास 2 गुना समय लेकर ही निकले। बार बार दोहराते जाएं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। पानी की कोमल धार अगर कठोर चट्टान को काट सकती है तो अभ्यास से क्या नहीं साधा जा सकता। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ हमारा श्वसन तंत्र इस नवीन बदली हुई श्वसन प्रक्रिया का अभ्यस्त होता जा रहा है। उत्तरोत्तर यह अभ्यास और दृढ़ और परिपक्व होता जा रहा है। हर अगली पुनरावृत्ति के साथ अभ्यास की यह दृढ़ता, परिपक्वता बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे अभी हमारे स्वभाव का अंश बनने लगा है। अभी हमारी आदत बनता जा रहा है। प्रारंभिक क्षणों में प्रश्वास के जिन वेगों को हमने चेतनापूर्वक मंद किया था, कॉन्शियस कंट्रोल लगाए थे, अब धीरे धीरे नियंत्रण के ये सारे सूत्र चेतन मन से अवचेतन मन में चले जा रहे हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड निष्क्रिय होता जा रहा है, उसकी भूमिका ही समाप्त हो गई है। सब कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन अब पूरी प्रक्रिया को संचालित करने लगा है। सारे कॉन्शियस कंट्रोल छूट गए। अब कोई अंकुश नहीं, कोई लगाम नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। सहज भाव से आती श्वास और सहज भाव से जाती प्रश्वास, किंतु एक अभूतपूर्व परिवर्तन, एक रूपांतरण श्वासों की लय में इन क्षणों में हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। अब आने वाली हर श्वास की तुलना में जाने वाली प्रश्वास स्व अनुशासित, स्वनियंत्रित होकर मंद हुई है और धारा प्रवाह बहते हुए 2 गुना समय में ही निकलने लगी है। श्वासों में एक अभूतपूर्व लयबद्धता आ गई है। इस सहज, सम, संतुलित और लयबद्ध हुई श्वसन प्रक्रिया के साथ हम अपने फेफड़ों की श्वसन क्षमता को विस्तार देने के लिए दीर्घ श्वसन, 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग, लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। 4 मात्रा में श्वास भरते हुए सीना फैलाते जाएं। अपनी पूरी क्षमता, पूरी सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करते हुए परिपूर्णता के चरम बिंदु तक आकंठ श्वास भर लें और अब कंधे फैलाते हुए और गहरी श्वास, धीमी किंतु लयबद्ध गति से कंधे नीचे, सहज मंद प्रश्वास, यथासंभव निर्देशों के साथ चलें। सीना नीचे, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन करते हुए प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास, कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन, प्रयत्न कर और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन, परिपूर्ण प्रश्वास, मूल मन शिथिल, सहज श्वास, नाभि शिथिल, निरंतर श्वास, सीने का विस्तार, प्रयत्न करो और दीर्घ श्वास, कंधों का विस्तार, परिपूर्ण श्वास,
कंधे शिथिल, सहज मंद प्रश्वास, सीना शिथिल, निरंतर प्रश्वास, नाभि का संकुचन प्रयत्न करो और गहन प्रश्वास, मूलाधार का कुंचन परिपूर्ण प्रश्वास, मूल बंध शिथिल करें, नाभि शिथिल करें, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। कल तक हमने यहाँ तक के प्रयोग सीखे हैं और कुछ परिवर्तन जो बेसिक चेंजेस आ रहे हैं हमारे ब्रीदिंग पैटर्न में खास करके, उनको हमको अगले कुछ दिनों में और गहराई से एक्सपीरियंस करना है। और जो मूलभूत बदलाव आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारी पर मिनट ब्रीद रेट पे इफेक्ट पड़ रहा है सीधा इस प्रक्रिया का, जो आखिरी में हमने सीखी 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग। हम नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना इनहेल कर रहे थे एयर, उससे कुछ क्वांटिटी बढ़ी, लगभग 3 से 4 गुना हम हवा ज़्यादा ले पा रहे हैं जब इस तरह से 4 दिशाओं में पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं अपने लंग्स को। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना आता है उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? हमने श्वास क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर में कार्बन स्टोर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना करके उसको बाहर निकाल दिया जाना है, इसलिए हर क्षण ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और इसलिए हमको अपने फिक्स्ड अलॉटेड ब्रीथ्स में से हर मिनट 1 मिनट बिताने के लिए 15 श्वास एक्सपेंड करना पड़ता है। इट्स लिटिल बिट एन एक्सपेंडिचर। हमको एक सर्टेन नंबर ऑफ ब्रीथ्स अलॉटेड है। वी कैन डिफाइन इट इन द टर्म ऑफ स्पान ऑफ लाइफ, वी कैन डिफाइन इट इन द टर्म्स ऑफ ईयर्स, but finally its definition is not years or days. इसका डेफिनेशन तो नंबर ऑफ ब्रीथ्स में ही है। तो अभी हमने अगर 4 गुना ऑक्सीजन ले लिया है तो क्या हमने वो फ्रीक्वेंसी कम नहीं कर दी ऑक्सीजन के बार बार आने की? रिक्वायरमेंट जितनी थी 4 श्वास में जितनी रिक्वायरमेंट हम पूरी करते उतनी एक ब्रीथ में पूरी करते। क्या असर होने वाला है? लगातार अगर इसका अभ्यास दोहराते रहें तो आपके लंग्स इस चीज़ के अभ्यस्त हो जाएंगे कि हर नॉर्मल ब्रीथ में वो पूरा चारों दिशाओं में फैले, हर नॉर्मल ब्रीथ में पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट हो, पूरा एक्सपांडेड इनहेलेशन एंड एक्सपांडेड एक्सहेलेशन। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर स्पान ऑफ लाइफ, ए जॉयफुल लाइफ। तो ये अब अपन कल आपने बात विषय छेड़ा था इसलिए बीच में अपन उसको शामिल कर रहे हैं इस सब्जेक्ट मैटर में। ओम आज से सदियों पहले, हजारों साल, लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी समय तो ये टोटल यूनिवर्स कभी अनमैनिफेस्टेड था। इट वॉज नॉट एग्जिस्टेड इन इट्स ओन फॉर्म, अनमैनिफेस्टेड कंडीशन। ईशावास्योपनिषद इस तमाम सृष्टि को 4 सोपानों में बांटता है। बिफोर मैनिफेस्टेशन, प्रकट होने के पहले ये शून्य थी, इसका कोई बोध नहीं था, कोई मतलब इसका अस्तित्व ही नहीं था। ये अपने अस्तित्व के मूल में जैसे वृक्ष छुपा रहता है बीज में। क्या वृक्ष बीज के अंदर छुपा हुआ नहीं है? तभी तो जब हम धरती के अंदर उसको डाल देते हैं वो नष्ट होता है, लेकिन उसके अंदर से वो वृक्ष प्रकट हो जाता है। तो उसमें कितने अनंत बीज छुपे हुए। ऐसी ही सृष्टि किसी समय जब अनमैनिफेस्टेड थी, क्या ये ब्लैक होल की थ्योरी को प्रूव नहीं कर रहा है? किसी समय एक बिग बैंग
वो ब्लैक होल में से पूरा ये यूनिवर्स प्रकट हो गया। प्रकट होते ही ये त्रिआयामी, 3 डायमेंशनल, कल, आज और कल, उत्पत्ति, स्थिति और लय, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, तीनों क्रियाएं जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक, इस क्षण तक निरंतर चल रही है। आपने जब से जन्म लिया तब से आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की क्रिया चल रही है। ये क्या है? हर क्षण कुछ नए सेल्स का निर्माण हो रहा है, दैट इज जनरेशन। वो सेल्स अपने लाइफ टाइम तक सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशन। और किसी क्षण वो जब उनकी लाइफ टाइम पूरा हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली दे आर बीइंग डेड। ये डिस्ट्रक्शन। और ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारी देह में चल रहा है, हम दूर देखने की जरूरत नहीं जाके। वैसे तो सारे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों तक में यही स्थिति चल रही है। रोज कुछ नए तारे सितारे निर्माण हो रहे हैं। रोज धूल के कुछ कण गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इकट्ठा होते हैं, वो घनीभूत होते हैं, एक धरती फॉर्म हो जाती नहीं। ये प्रतिक्षण चल रहा है इस ब्रह्मांड में। ये कितना विशाल है, वी कांट इमेजिन। ये धरती तो बहुत छोटी धूल के कण के बराबर भी नहीं, उसके कंपैरिजन में कोई अस्तित्व नहीं उसका। लेकिन पूरी सृष्टि अल्टीमेटली है तो 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। ये तीनों आयाम जो इसके हैं, इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने क्या खोज की है। उत्पत्ति होना यानी ये एक प्रक्रिया है, किसी चीज का निर्माण होना। इट्स ए लिटिल बिट प्रोसेस। उस प्रोसेस में एनर्जी लगेगी, बगैर एनर्जी का कोई रोल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कुछ भी काम। किसी चीज को सर्वाइव करने में भी एनर्जी एक्सपेंड होती है। एज गुड एज डिस्ट्रक्शन में भी एनर्जी। एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हर फंक्शन में है। जो तरंगें उत्पत्ति को परिणाम दे रही है, अल्टीमेटली द एनर्जी इज इन फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट्स एवर एग्जिस्टिंग। ऊर्जा को न तो कोई निर्माण कर सका है आज तक, न तो क्षय कर सका है उसका। इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने वाले 3 अक्षर, व्हाट ब्यूटी, अक्षर, दे नेवर डिस्ट्रॉय। आपने अपनी वाणी से जो अक्षर अभी प्रकट कर दिए, इस वायुमंडल में जो गुंजायमान हो गए, दे आर एवर एग्जिस्टिंग, दे नेवर डिस्ट्रॉय। तो ऐसे 3 अक्षरों की खोज की उन्होंने, 3 तरंगें, अ, उ, म। जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, GOD। ये 3 तरंगे हैं। ऊर्जा तरंग के रूप में सर्वव्यापक है। उस सर्वव्यापक तत्व को उसको पुकारना, क्योंकि बगैर ऊर्जा के हमारे जीवन का कोई कार्य संपादित नहीं होता। तो इसलिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है उससे कनेक्ट होना। हमने कल बात की थी ना, कनेक्ट करना पड़ता है बगैर पावर के। जो सुप्रीम पावर है उससे कनेक्ट हुए बगैर आपको आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। तो सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने का ये जरिया है, ये कार्ड है, ओंकार, अ, उ, म। ये 3 तरंगे, ध्वनि कब निकलती है? शरीर से। अभी मैं बोल रहा हूँ, अनेक शब्दों की रचना, इसमें बहुत सारे अक्षर सम्मिलित हैं और मिले जुले जो वो जिस रूप में बाहर आ रहे हैं, वो एक विशिष्ट तरंग आप तक पहुंच रही। एंड एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से, यू आर गेटिंग इट, यू फॉलो इट। आप ठीक ठीक उस मर्म को समझ रहे हो, ठीक ठीक सुन रहे हो,
तो भाषा के रूप में जो अभिव्यक्त किया जा रहा है भाव, वो प्रकट हो रहा है। कितना ब्यूटीफुल ये सारा मैकेनिज्म है। तो ये हवा जब टकराती है शरीर के अलग अलग केंद्रों पर, तो अलग अलग ध्वनि निकलती है। कुछ स्वर जबान से, कुछ स्वर तालू से, कुछ स्वर दांतों के द्वारा, कुछ कंठ के द्वारा निकलते हैं। सबका ओरिएंटेशन अलग अलग है। तो 3 अक्षर जो खोजे उन्होंने अद्भुत है। अ, उ, म। हम तीनों को पृथक पृथक अभी उच्चारण करके देखेंगे। हमको ऑब्जर्व क्या करना है? द ओरिएंटेशन ऑफ दैट वेव्स। वो तरंगे निकल कहाँ से रही, टकराहट कहाँ हो रही है? वायु टकरा रहा है तो ध्वनि की तरंग पैदा हुई, अन्यथा नहीं होगी। तो वायु जो प्रकंपन कर रहा है अंदर, जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, वो वाइब्रेशन किस सेंटर पर कहाँ से ओरिएंटेड है, कहाँ से निकल के आ रहा है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वो अगर ठीक ठीक ऑब्जर्व कर लिया तो इन तीनों को एक दूसरे में सबमर्ज कर देना। ये तीनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। ये तीन को अलग अलग बता करके समझाना पड़ता है, पर अस्तित्व एक ही है तीनों का। कोई जीवन का एक क्षण ऐसा नहीं है जब केवल निर्माण ही निर्माण हो रहा हो, केवल सिर्फ बने बन रहे हैं, ऐसा कोई जीवन का एक क्षण भी नहीं है। कोई ऐसा एक क्षण नहीं जीवन का कि केवल डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन। तीनों प्रक्रिया साथ चलती है। तो हम तीनों को संयुक्त करते हैं, तब जो ध्वनि उसके द्वारा, अब हम उसको ध्वनि नहीं कह सकते, वो ध्वनि की परिधि से बाहर होकर नाद में रूपांतरित हो जाए। इसलिए ओंकार को नाद कहा। एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म को रिप्रेजेंट करने वाला सीधे उस शक्ति से कनेक्ट हो जाने का जरिया है। तो 3 अक्षर को अलग अलग भी हम प्रोनाउंशिएट करेंगे, हम उच्चारण करेंगे और उसकी तरंगों को महसूस करेंगे। एग्जैक्टली उनको महसूस कर लिया, फिर ओंकार आपको ठीक ठीक कैसे तरंगे पूरे आपके पर्सनालिटी को कैसे वाइब्रेट करता है ओम, आप खुद फील करें। तो पहले केवल अ का उच्चारण, श्वास भरें। दो तीन बार करके देखो ट्राई, तब तो आप वाइब्रेशन को पकड़ पाओगे। कुछ अनुभव में है कंठ एग्जैक्टली आपको वाइब्रेशन कंठ में बिल्कुल क्लियर कट मालूम पड़ेगा, ये कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। अब वो का उच्चारण करके देखो क्या परिवर्तन होता है, कहाँ बदलाव आता है, ये ध्वनि कहाँ से निकलती है। ओ बात पकड़ में आई कुछ?
और ध्यान देना पड़ेगा गौर से। यस एग्जैक्टली, फ्रॉम द रूट ऑफ अपर पैलेट, रूट ऑफ द अपर पैलेट, तालु का जो अंदर का हिस्सा है, जहाँ से कंठ की तरफ मार्ग नीचे गया है और मस्तक की तरफ मार्ग ऊपर गया, एग्जैक्टली दैट पॉइंट, तालु से। माँ की ध्वनि करेंगे। लोकेट कर पा रहे हो आप? तालु से थोड़ा और ऊपर मूर्धा कहते हैं इसको, मूर्धा कहते हैं, मूर्धन निकल आता है, यानी सर्वोच्च शिखर पर जो है वो मूर्धन। तो ये मूर्धा है हमारी, जो तालु से ऊपर है, जहाँ से मस्तक की तरफ सारे वाइब्रेशन ब्रेन की तरफ जा रहे थे, पूरा ब्रेन अंदर से वाइब्रेट हो रहा है, ये मूर्धा है। मूर्धा से आने वाली कंपन की तरंगे, जो चूंकि ओठ बंद है तो ही निकलेगा, ओठ खुले रहे तो नहीं आएगी माँ की आवाज़। तो नासिका में गुंजन अनुभव कराते हैं। जिन लोगों की नोजल साउंड होती है उनकी माँ का पुट विशेष होता है आवाज़। ये 3 केंद्रों से जो आवाज़ आ रही है, इन तीनों को एक दूसरे में सबमर्ज कर देना, घुल मिल जाए। तो जब वायु ऊपर उठे बाहर आने के लिए ओंकार नाद के करते समय, तो पहला स्पर्श कंठ पर, उसी का दूसरा स्पर्श तालु पर और तीसरा स्पर्श मूर्धा पर होते हुए बाहर आए। तो जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा उसका, वो एक गूंज की तरह, एक इको साउंड की तरह, के ध्वनि के बाद में जो इको रह जाता है, एग्जैक्टली जैसे कुछ गुंजन चल रहा है। अभी अभी लोग अलग तरह के दावे करते हैं, ये सोशल मीडिया पे कई तरह से बातें घूमती रहती हैं, पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि नासा ने सूर्य में जो ध्वनि है उसको रिकॉर्ड कर लिया है और उसके नाम पे कुछ चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मांड की ध्वनि को पकड़ने की कोशिश की है विज्ञान ने। अभी आप थोड़ी देर के लिए अपने दोनों कान बंद करो, कोई आवाज़ नहीं सुनना है और भीतर जाना है, और क्या कुछ आपको अनुभव होता है उसको अनुभव। दोनों कान बंद करो। खोल दो। वॉज देयर एनीथिंग? कुछ महसूस किया? साउंड ऑफ साइलेंस, द साउंड ऑफ साइलेंस, एक गूंज चल रही थी निरंतर, हमिंग साउंड। ये एग्जैक्टली, इट इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ओम, एंड ओम इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू दैट साउंड which exists in the whole universe। जहाँ वायु नहीं वहाँ भी है, वरना तो ध्वनि वायु के अधीन है, वायु नहीं होगा तो ध्वनि नहीं होगी, तरंगे जा ही नहीं सकती। लेकिन ये तरंगे अलौकिक हैं, विलक्षण हैं, जो शून्य में भी मौजूद हैं, वो है ओंकार। तो इसको इस रूप में अभिव्यक्त करना एक बार सुनो आप लोग, फिर हम साथ लेंगे।
शुरू से लेकर अंत तक इसमें अ सुनाई दिया, उ और म, लेकिन पृथक पृथक नहीं, एक साथ मिले। और जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे जो 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 इसकी ये कहिए कि जो तरंग की गुणवत्ता थी वो अंत तक वही रही। उसमें बदलाव नहीं कि कहीं स्वर ऊंचा हो रहा है कहीं नीचा हो रहा है, वो नहीं, एक समान स्वर चला पूरा। तो ऐसा करना है तो वास्तव में वो नाद होगा। केवल ध्वनि करते रहने से तो कनेक्शन नहीं बनेगा। कनेक्शन बनाना है तो एग्जैक्टली जहाँ सॉकेट है वहीं तो लगाना पड़ेगा ना आपको तार। तो करेंगे अब 3 बार ओंकारनाद इस नए विजन के साथ। कुछ परिवर्तन महसूस हो, कुछ अंतर लगा, अभी तक करते आए हो, आज किया तो थोड़ा सा एक डिफरेंट फीलिंग। शुरू कर रहे हो और आप वहाँ पे समाप्त कर रहे हो, यहाँ लग रहा है तीनों साथ ही कंटिन्यूटी है और हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ ध्वनि के रूप में, उस सुप्रीम पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे जब भी आप करो ओंकारनाद इस विजन के साथ करो तो वो पूरी पर्सनालिटी को वाइब्रेट करता है, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही उसी पर है। अब कल का विषय जहाँ छोड़ा था वहाँ से अपन आगे प्रारंभ करेंगे। तो कल हमने दीर्घ श्वसन सीखा, ये तो कर लिया। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन, दीर्घ यानी लंबा, वो कल हमने सीखा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से निरोध के विषय में प्रवेश करेंगे। निरोध यानी होल्डिंग, रिस्ट्रिक्शंस। उसके पहले इसके मैकेनिज्म को जान लेना बहुत जरूरी है। मुझे एक सवाल का समाधान आप लोगों से चाहिए। जब श्वास आता है केवल आता है, क्या आते समय साइमल्टेनियसली उसी समय जाता रहता है क्या? ऑब्जर्व करो, जब जाता है केवल जाता है, क्या उस समय आता है? जिस क्षण में जा रहा है केवल जा रहा है, जिस क्षण में आ रहा है केवल आ रहा है। जब ये वन वे ट्रैफिक है तो 2 ना छिद्र की क्या जरूरत थी ना? ये कुदरत ने क्या किया है, एक छेद भी बना देते, हाँ खूबसूरती थोड़ी सी कम हो जाती है इंसान की, लेकिन श्वास तो उसी रास्ते से आ रहा है, उसी से जा रहा है, आगे जाकर के तो मिल ही जा रहे हैं ये रास्ते। तो फिर ये 2 छेद क्यों बना दिए? लेकिन उसका कोई भी काम अनरीजनेबल नहीं है। कारण जरूर है, प्रयोजन जरूर है। बगैर प्रयोजन के निष्प्रयोजन प्रकृति कोई काम नहीं करती। हम समय की गणना कैसे करते हैं? कल क्या तारीख थी? अभी अपन ये लॉकडाउन में तारीख ही भूल गए, वार भूल गए थैंक्स टू कोरोना। इतनी विस्मृति काल के प्रति, कमाल है। व्हाट एवर इट मे बी।
रोज एक नया सूर्योदय हो रहा है, तो नया दिन, शाम को ये सूर्यास्त हो जाएगा, चंद्रमा, यानी धरती जो निरंतर घूम रही है, बारी बारी से सूर्य और चंद्रमा के सन्मुख होती रहती है। एक बार सूर्य के सामने आती है, फिर पलट करके वो हिस्सा चंद्रमा के सामने चला जाता है, दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने, कहीं दिन कहीं रात, और इसी से काल की गणना चल रही। होरा चक्र कहते हैं इसको ज्योतिष विज्ञान में, द साइकिल ऑफ टाइम, ये चल रहा है। केवल सूर्य ही सूर्य सामने रहे, ऐसी स्थिति संभव नहीं। केवल चंद्र ही चंद्र सामने रहे, वो स्थिति संभव नहीं। वो है स्वीडन नॉर्वल में केवल सूरज की तरह 4 महीने ही है ना, पूरे टाइम नहीं, पूरे टाइम पर है ऐसा स्थान, अंतरिक्ष, जहाँ सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आपके सामने हैं। इस धरती की कक्षा से बाहर निकलती, इस पेरिफेरी से जैसे बाहर गया, अंतरिक्ष में पहुंचे, अब सब सारे ग्रह नक्षत्र आपके सामने। न वहाँ सूर्योदय है, न सूर्यास्त है, न वहाँ दिन है, न रात है, यानी काल नहीं है। ये धरती पर काल है, इसलिए तो मृत्यु लोक कहा है कि मृत्यु शाश्वत है, आएगी ही। मृत्यु से अगर मुखवंचन करना, बचना है, तो अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? अंतरिक्ष। जरा बांट लो 2 भागों में इस पूरे शब्द को। अभी तक शायद कल्पना भी नहीं की होगी आपने कि इस बात का मतलब इतना गहरा भी हो सकता है। अंतर यानी इंटर, ईक्ष मानी देखना। जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर है यार, कहाँ गए हो आप अंदर आज तक? अंतरिक्ष को बाहर ढूंढ रहे हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे जो है, तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है? अंदर चले जाओ ना अंतरिक्ष में। हमने अंदर जाना सीख भी लिया है, कितना सरलता से सीख लिया। श्वास के द्वारा साथ में अंदर चले गए कि नहीं गए? अभी आप लोग भी गए, तो अंदर जाना कितना सरल है। फिर अंदर का दर्शन करना शुरू कर दो, विजुअलाइजेशन। हमने ब्रीथ के बहाने अंदर का विजुअलाइजेशन किया, यह है अंतरिक्ष। तो इसलिए सारे योगी जन, सारे वो आचार्य लोग जिन्होंने इस पूरे विज्ञान का परोपकार करके हमारे ऊपर हमको सारा विस्तार दे दिया। हम पूरी आयु भी खपा देते इतना ज्ञान नहीं पा सकते जितना उन्होंने सहज हमको दे दिया, और वो केवल अंदर जाकर के प्राप्त किया। आज भी हमारी एस्ट्रोलॉजी को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। कब बनी हुई है? लाखों साल हो गए। इस एस्ट्रोलॉजी का पहला वर्णन वेदों में मिलता है। तो कितनी सूक्ष्म गणनाएं उन्होंने की, कैलकुलेशंस कितने उनके राइट, जो पंचांग की व्यवस्था बना दी है। आज भी वो पंचांग के द्वारा जिस समय ग्रहण होना है, सूर्य ग्रहण इतने बज के इतने मिनट पे होगा, वही होता है। व्हाट ए ट्रिमेंडस कैलकुलेशन। वो सब अंदर जाकर के, उस समय कोई स्पेस क्राफ्ट नहीं थे उनके पास कि उन्होंने अंतरिक्ष में जाकर के यात्रा की होगी और सबका कैलकुलेशन किया होगा, मापा होगा। अव्वल तो इस पूरे ब्रह्मांड के और छोर को देख पाना ही संभव नहीं है। हम जिस गैलेक्सी के मेंबर हैं, ये अर्थ जिस गैलेक्सी का मेंबर है, उसके ठीक पास वाली मिल्की वे गैलेक्सी, उसके जितने उसकी और इस गैलेक्सी के बीच की डिस्टेंस कुछ लाख प्रकाश वर्ष दूर। कितनी दूर? कुछ लाख प्रकाश वर्ष। अगर समय को लाइट के ट्रेवलिंग करने के यूनिट से मेजर किया जाए, अव्वल तो उस गति से हमारा चलना संभव नहीं। लाइट की गति से चलना यानी ये फिजिक रह ही नहीं पाता, ये डिसॉल्व हो जाएगा, किरणें बन जाएगा, ये पूरा बिखर जाएगा
अगर उस स्पीड से चलना शुरू कर, लाइट की स्पीड से, और उस स्पीड से अगर चले तो कुछ लाख प्रकाश वर्ष, इन्हें कुछ लाख वर्ष लगे वहाँ पहुँचने में, इतनी तो आयु नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड के ओर छोर को तो देख पाना भी संभव नहीं। उसके बाद इतने कैलकुलेशन दे दिए उन्होंने समंदर जाके। तो जैसे वो दिन और रात की गणना सूर्य और चंद्रमा के द्वारा चल रही है, ऐसे हमारे इस देह की काल की गणना करने वाले सूर्य और चंद्र हर 1.5 घंटे में आपके चाहे बिना चाहे, आपके जाने बिना जाने स्वर बदल जाता है। हर 1.5 घंटे मुहूर्त की गणना की जाती है। आप देखते हो ना, चौघड़िया, फला अभी काल का चौघड़िया, अभी शुभ का चौघड़िया, ये सारी कैलकुलेशन काहे पे? हर 1.5 घंटे में ये स्वर, अभी आप देखो, चेक करो, एक नॉस्ट्रिल से फास्ट आ रहा है ब्रीथ, एक से स्लो आ रहा है। जिससे फास्ट आ रहा है वो एक्टिव है, जिससे स्लो आ रहा है वो इनएक्टिव है। दाहिने नथुने से चलने वाले श्वास को सूर्य स्वर कहा, पिंगला नाड़ी। बाएं स्वर से चलने वाले स्वर को चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी कहा। और ये सूर्य और चंद्र के निरंतर उदय और अस्त होने से हमारी आयु की गणना चलती। इसीलिए तो श्वासों पे गणित है सारा। टोटल मैकेनिज्म प्योरली साइंटिफिक है। क्या अद्भुत बनाया होगा जिसने भी बनाया, कि जिसमें जरा चूक होने की भी संभावना नहीं है, थोड़ी सी भी एरर नहीं आ रही। अरबों खरबों साल हो गए इस धरती पर जीव को प्रकट हुए, आज तक माइक्रो एरर भी कोई उसके किए में ढूंढ नहीं पाया। ऐसा सारा सिस्टम है। ये हमारे दोनों स्वर सूर्य और चंद्र हैं, और ये हमारी आयु की गणना कर रहे हैं। अंतरिक्ष में अगर जाना हो तो सूर्य और चंद्र दोनों सन्मुख होना चाहिए, यानी दोनों स्वर सम चलना चाहिए। अभी असम है, एक तेज एक धीमा, दोनों को सम कर लो। दोनों को सम करते ही ये संधि काल में सम होते हैं। जब दोनों के मिलने का समय आता है, 1.5 घंटा पूरा हुआ और अगला साइकिल चेंज होना है, उस समय दोनों सम होते हैं कुछ क्षण के लिए। जैसे रात बीतने के साथ साथ सूर्य जैसे उदय होने लगता है, चांद की धुंधली आकृति दिखती रहती है आसमान में। ये संधिकाल, संधिकाल में स्वर सम रहते हैं कुछ क्षण के लिए। ये सदा सर्वदा सम चले, ऐसी कोई प्रक्रिया अगर हम जान लें तो हम काल को जीत सकते हैं। हम अंतरिक्ष में जाने की योग्य पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पात्रता को पाने का जो विज्ञान है, जो विधि है, वो है अनुलोम विलोम। कितनी सरल प्रक्रिया है, लेकिन कैसे अलौकिक परिणाम है। मेरा ख्याल अनुलोम विलोम के बारे में कोई भी अनजान नहीं होगा। प्राणायाम को जिस ढंग से लोकप्रिय किया गया है पिछले 2 दशक में, अब हर बच्चा अनुलोम विलोम नाम से तो परिचित है कम से कम। अल्टरनेट ब्रीदिंग, तो चलो आज पहली बार को अल्टरनेट ब्रीदिंग करें और उसके परिणामों को जांचेंगे। एक बार अपने स्वर का परीक्षण कर लो, इस समय कौन सा आपका तेज चल रहा है, कौन सा धीमा, जो भी चल रहा है, वॉट एवर इट में बी। हमको शुरुआत वहां से करनी। इस क्रिया का एक थंब रूल है, येन त्यजेन तेन पीत्वा। जिससे छोड़ो उसी से लेना, विपरीत से छोड़ना। और अनुलोम विलोम शुरू करने के पहले स्वर नियंत्रण के लिए मुद्रा धारण करना।
इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, बोथ आर क्लोज इन द रूट ऑफ थंब। क्यों ऐसा? सवाल किया करो, ऐसे ही क्यों? ये पूरी सृष्टि बनी है 5 तत्वों से, 5 एलिमेंट्स ओनली। क्या कुदरत ने कमाल किया होगा, 5 चीजें इकट्ठा की। आपको कोई 5 मसाले दे के व्यंजन बनाने को कहे तो कितने लिमिटेड व्यंजन आप बना सकोगे? उसने ये पूरी इन्फिनिट यूनिवर्स बना दी केवल 5 एलिमेंट, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब आप प्राणायाम सीख रहे हो तो ये बात समझ लो कि हमारा टारगेट अभी क्या है, किस पर काम करना है हमको? वायु पर। डेफिनेटली श्वास है माने वायु ही है ना? और वायु और अग्नि का अन्योन्याश्रित संबंध है। दोनों की कॉम्बिनेशन बड़ी बड़ी अद्भुत है। जब तक शरीर में वायु का संचार चलता रहता है, ऊष्मा बनी रहती है, शरीर गर्म रहता है। जैसे ही वायु का आना जाना बंद हुआ, ऊष्मा भी चली जाती, देह ठंडी पड़ जाती। मृत देह में ऊष्मा नहीं रहती। तो वायु और गर्मियों के दिनों में हवा गर्म होकर के, हल्की होकर के ऊपर उठती है और विस्तार पाती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे हवा प्रचंड होती, तेज होती। तभी तो गर्मी के दिनों में जब जंगलों में आपस में पेड़ टकराते हैं तो फ्रिक्शनल हीट के कारण आग लग जाती है। तो आग का और वायु का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोनों एक दूसरे को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज भी करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं। आप कैसे उसका उपयोग कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमको अगर अग्नि और वायु को सम रखना है तो ये जो 5 उंगलियां हमारी हैं, ये पांचों रिप्रेजेंटेशन कर रही है उन 5 तत्वों का। अंगूठा पृथ्वी तत्व का द्योतक है, जिससे ये स्थूल देह बनी हुई दिख रही है आपको। बेसिक रॉ मटेरियल ये है। ये वो अग्नि, इसलिए हमको बचपन से ये सिखाया गया कि किसी को ऐसे उंगली दिखा करके बात नहीं करना, क्योंकि सामने वाला अपमानित महसूस करता है, यानी आग भड़का दिया आपने। अग्नि तत्व बने, वायु, जल और आकाश। तो हमको अभी जिन 2 फैक्टर्स पे काम करना है वो है वायु और अग्नि। हमारा पहले कदम पर से प्राणायाम सीखना शुरू कर रहे हैं, वहीं पहले कदम पर से भाव ये है कि अग्नि और वायु देह में समाहित रहें, इस देह को छोड़कर कभी न जाए। यानी हम चैलेंज कर रहे हैं काल को, अमर हो जाना चाह रहे हैं कि अब मृत्यु हमको छू भी न पाए। क्योंकि जब तक वायु, यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते, मृत्यु तस् निष्क्रांति, उसका निकल जाना ही तो मृत्यु है। तो वायु को निरुद्ध कर ले। ये पहले कदम पे से संकल्प दृढ़ कि हमको अमर हो ही जाना है। अगर हो ही जाना है तो हो जाएंगे, अगर संकल्प दृढ़ है तो परिणाम आना है निश्चित। उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। स्वर परीक्षण कर लिया हमने, कौन सा स्वर तेज चल रहा है, कौन सा धीमा। तो जो तेज चल रहा है उससे प्रारंभ करना है, निर्देश चलेंगे, साथ साथ चलने की चेष्टा करना। जो तीव्र वेग से चल रहा है उस स्वर को खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। इसका कैसे उपयोग करना वो भी समझ लो। अंगूठा दाहिने स्वर पर, दाहिने हाथ का, और ये अंगुलियां बाएं स्वर। और जब दोनों को बंद करना है तो ये चिमटी बन गई, ठीक है। तो अभी कोई भी एक स्वर जो तेज चल रहा है उसको खुला रखना है। दूसरे हाथ में मुद्रा वही रहेगी। हाँ, मुद्रा तो वही रखना है डेफिनेटली। पर उस हाथ को अभी हम किसी उपयोग में नहीं ले रहे हैं। दाहिने हाथ का यथासंभव दाहिने का ही उपयोग करें। तो जो तेज है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें, यानी लंबा गहरा श्वास लें।
इस स्वर को बंद कर दें, विपरीत स्वर को खोलें। विपरीत स्वर से धीमी गति से, लयबद्ध गति से, धारा प्रवाह गति से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से छोड़ा है पुनः उसी से भरें। विपरीत स्वर से मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। हाथ नीचे ले। बात समझ में आ गई? एक्सेलेरेशन कमांडेड, कंट्रोल, स्लो, रिदमिक, अनइंटरप्टेड। जो लेने की विधि है वो बदल सकती है, जो छोड़ने की विधि है वो बदल सकती है, पर अनुपात नहीं बदलेगा। ये अनुपात कायम रखना है। इसलिए तो ये सब पहले जो प्रारंभिक क्रियाएं सिखाई वो क्यों सिखाई, अनुपात बनाने की बात क्यों की, कि यहाँ भी वो अनुपात अनिवार्य है कि जितने समय में लो उससे डबल टाइम में छोड़ दो। तो अब इसकी 5 साइकिल करेंगे। समय क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, 5 साइकिल मेरे साथ साथ। जो स्वर तेज चल रहा है उसको खुला रखें, जो मंद है उसको बंद कर लें। जिस स्वर को खुला रखा है उस स्वर से परिपूर्ण पूरक करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया है पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से। अंतिम 5वीं साइकिल। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से, क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करें। जिस स्वर से रेचन किया पुनः पूरक उसी से करें। विपरीत स्वर से, मंद गति से, धारा प्रवाह गति से,
क्रमिक लयबद्धता से 2 गुना समय लगाते हुए रेचन करे। हाथ नीचे ले, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। अब पुनः स्वर परीक्षण करके देखें कुछ बदलाव आया क्या? दिस इज द अचीवमेंट। क्या बोलना? जबकि अभी हमने ये जो प्रयोग किया है ये सबसे आधारभूत प्रयोग है, बेसिक, सबसे प्रारंभिक, सबसे सरल। सरल से कठिन की तरफ चलना पड़ेगा। कठिनाई काहे में है? रोकने में। ये लेने और छोड़ने में तो कोई कठिनाई नहीं थी ना, ये तो बड़ा आसान था। लिया और छोड़ दिया, छोड़ा उससे फिर ले लिया, फिर छोड़ दिया। अब रोकने की बारी आई। कल अपन रोकने की बात करेंगे। ओंकार नाथ करें। हाँ, परिभाषा समझ लो, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी, जो योग की टर्मिनोलॉजी, इसको ही अब हम आगे उपयोग करेंगे। अब लेना और छोड़ना कहने के बजाय ज़्यादा प्रिसाइज ये होगा कि हम पूरक और रेचक कहें, लेकिन हर लिया हुआ श्वास पूरक नहीं। विद ए प्रिस्क्राइब्ड मेथड, इन ए कंट्रोल्ड मैनर, जो श्वास लिया जाए वो पूरक कहलाता है। हर और श्वास के रोकने को कुंभक कहते हैं। कुंभ यानी घड़ा। घड़े में कोई चीज़ अपन घड़ा भर करके भी बंद कर सकते हैं और घड़े को खाली करके भी बंद कर सकते हैं। तो इस देह रूपी कुंभ को वायु से भर करके रोकना अंतः कुंभक कहलाता है, और वायु से रिक्त करके रोकना बाह्य कुंभक। लेकिन हर रोका हुआ श्वास कुंभक नहीं। हम मान जब बोरी उठाता है, ऑटोमेटिकली श्वास रुक जाता है ना उसका उतनी देर के लिए। हम वजन उठाए कोई, जिस समय हम कोई, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते होंगे, वजन उठाने के पहले श्वास ऑटोमेटिकली रुकता है। तो वो ब्रीथ को होल्ड कर लिया, मैंने क्या आपने कुंभक किया? इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ए पर्टिकुलर मेथड, उसके साथ विथ रिस्ट्रिक्शंस अगर रोका गया तो कुंभक कहलाता। और इसी तरह से अनुशासित, कमांडेड, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेलेशन इज रेचक। तो अब हम आगे जो टर्मिनोलॉजी का उपयोग करेंगे, पूरक, रेचक और कुंभक की बात करेंगे। तो ये अब आप फेमिलियर हो जाओ उससे, तो बात ठीक ठीक समझ में आए। ओंकारनाथ करेंगे 3 बार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।